दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। अगले दिन रात को खाना खाते समय ऐश्वर्या ने अपना प्रस्ताव अपने मम्मी डैडी के सामने रखा। टंडन साहिबा ने लड़की को भी इस क्षेत्र की तरफ पांव बढ़ाते देखा तो आनंद से भर उठी। बोली, तुम्हारा इरादा बिल्कुल अच्छा है बेटी, मेरी तो मानो तुम कल ही चले जाओ, जाकर तैयारी शुरू कर दो। वो खर्च का बजट हर महीने मेरे पास भेजती रहना। टंडन साहब चुप बैठे थे। उनकी राय कुछ भिन्न थी, लेकिन माँ बेटी की डपली के आगे उनकी डपली की आवाज़ न निकल सकती थी। इसलिए खाना खाकर चुपचाप उठे और जाकर कमरे में लेट गए। अगले दिन सुबह होते ही ऐश्वर्या ने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। टंडन साहब बिस्तर से उठे, नहा धोकर नाश्ता किया और बिना किसी से कुछ बोले ऑफिस चले गए। शायद उन्हें माँ और बेटी का यह फैसला रास न आया था। ऐश्वर्या ने भी इस समय उनसे बोलना उचित न समझा। उसने सामान को 2 बड़े सूटकेसों में रखा और गाड़ी में रखाई। नाश्ता किया और फिर चलने के लिए तैयार हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। टंडन साहिबा ऐश्वर्या के पास पहुंची तथा माथा चूमते हुए बोली, बेटी, मिस इंडिया का ताज सर पर पहनकर ही वापस आना। जिस दिन तो इस सफलता को पा लेगी तो मेरा सर समाज में और ऊंचा हो जाएगा। मैं कहूँगी कि देखो, मेरी बेटी ने कितनी बड़ी सफलता पाई है। आप निश्चित रहे मम्मी, मैं आपको नीचा नहीं देखने दूंगी। कहते हुए ऐश्वर्या अपनी इम्पोर्टेंट गाड़ी में बैठी और जाते हुए दूर तक अपनी मम्मी को हाथ हिलाकर बाय करती रही। कई घंटों के तेज सफर के बाद ऐश्वर्या शहर की ऊंची नीची इमारतों को देखती लारा के बंगले पर पहुंची। दरवाजे पर गार्ड खड़ा था। गार्ड ने दरवाजा खोला तो गाड़ी अंदर जाकर रुकी। ऐश्वर्या ने नीचे उतरकर चारों तरफ के वातावरण को देखा जो काफी भव्य था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह लारा का बंगला है। बंगला काफी जगह में बना हुआ था, जिसके मेन गेट से होकर एक चौड़ी सड़क आती थी जो करीब 150 गज चलने पर बंगले के मध्य में उपस्थित बंगले के गेट तक पहुंचती थी। सड़क के दोनों ओर काफी फुलवारी थी जो हरी भरी थी। इसके अलावा फुलवारी के एक तरफ लंबा चौड़ा मैदान था जिसमें हरी भरी मखमली घास बिछी थी। बाहर की दीवार के अंदर की ओर कुछ सजावटी वृक्ष भी थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि मानो यह किसी बड़े रईस का बंगला हो। नीचे खड़ी ऐश्वर्या चारों तरफ के दृश्यों को आश्चर्य से देख रही थी कि अचानक ही लारा ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। ऐश्वर्या के मुंह को चूमते हुए आनंद भरे स्वर में बोली, आखिर तुमने सही रास्ते को चुन ही लिया। ऐश्वर्या ने मुड़कर लारा को देखा तो लारा के निखरे रूप को देखती ही रह गई। कहाँ खो गई हो रानी? आंखों से एकटक देखती ऐश्वर्या ने लारा से ने पूछा। कहीं नहीं, तुझे निहार रही थी। कॉलेज के दिनों में तो तुझ पर इतनी बहार नहीं थी। कौन सा आटा खाने लगी हो
जो इतना रंग निखर आया है तुम्हारा। ऐश्वर्या की बात सुनकर लारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। काफी देर हंसने के बाद अपने आप को संभालते हुए बोली, जब तुम भी उस आटे को खाओगे तो तुम पर भी इतना रंग चढ़ जाएगा। अब चल अंदर चलकर बातें करेंगे। ऐश्वर्या ने लारा को संकित नजरों से देखा और उसके साथ चल दी। अंदर जाकर ऐश्वर्या ने बंगले के अंदर के वातावरण का जायजा लिया, जो बाहर के वातावरण की तरह से ही काफी भव्य था। बंगले के अंदर घुसते ही एक बड़ा हॉल था जिसमें बड़े रंग बिरंगे कालीन बिछे थे और हॉल के बीचों बीच एक बड़ी मेज के चारों ओर कीमती मखमली कपड़ा लगे 4 सोफे रखे थे। दाहिनी ओर 2 कमरे थे, एक बाथरूम और एक टॉयलेट थी। बाईं ओर एक गोलाकार घूमती हुई सीढ़ी थी जो ऊपर दूसरे फ्लोर पर जाती थी। वहाँ भी काफी बड़ा हॉल था। लारा का बेडरूम ड्राइंग रूम इसी फ्लोर पर था। इसके अलावा उसके बेडरूम में कलर टीवी व अन्य सभी ऐशो आराम के सामान मौजूद थे और एक नौकरानी भी थी जिसकी उम्र 30-35 के आसपास थी, जो इस समय किचन में बैठी बर्तन साफ कर रही थी। लारा की अनुपस्थिति में ये घर की देखभाल करती थी। दोनों सहेलियां हंसती मुस्कुराती सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंची। ऐश्वर्या प्रत्येक वस्तु को बड़े ध्यान से देख रही थी। ऊपर पहुंचते ही लारा ने अपनी नौकरानी मुन्नी को चाय के लिए हुक्म दिया। मुन्नी चाय ले आई। दोनों सहेलियों ने चाय पी और फिर लारा ऐश्वर्या को जिस होटल में वह काम करती थी उसमें घुमाने ले गई। लारा जो राहुल के साथ इस शहर में भाग आई थी वह अब एक होटल में काम करती थी। घर से आने के काफी दिनों बाद तक तो वह राहुल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही, लेकिन जब राहुल से मन भर गया तो उसने नए लोग तलाशने शुरू कर दिए थे और आजकल वह अकेली ही रहती थी। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।